गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। जैसा कि हम अकबर की वित्त व्यवस्था का वर्णन कर रहे थे, आज हम व्यवस्थ फाइनेंस सिस्टम, फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्त व्यवस्था की अकबर काल व्यवस्था पर बात करेंगे। सर्वप्रथम 1562 में अकबर ने एतिमाद खां की सहायता से बजट प्रथा का शुभारंभ किया। कब किया? 1562 में बजट प्रथा का शुभारंभ किया। अकबर के काल में खजाना दो भागों में विभाजित था। एक धन प्राप्त किया जाता था और एक से भुगतान किया जाता था, मतलब आय और व्यय को अलग रखा जाता। वित्त व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी दीवान आला था। कौन था? दीवान आला वित्त विभाग का प्रमुख कहलाता था। कौन कहलाता था? दीवान आला। मुगल शासन का व्यय, शाही परिवार का खर्चा राजवैन करता था। हरम की महिलाओं का खर्च राजवैन करता था। मीर बकावल तथा मुशरिफ शाही भोजनालय में आने वाली वस्तुओं का मूल्य निश्चित करते थे। कौन कौन? मीर बकावल तथा मुशरिफ शाही क्या करते थे? भोजनालय में जो आती थी वस्तु का मूल्य निश्चित करते थे। इन विभागों के अतिरिक्त साहित्यकारों एवं कलाकारों को दिया जाना वाला पारितोषिक, असहायों को दी जाने वाली सहायता में भी ध्यान व्यय होता था। मदद माश की भूमि विद्वान, सत तथा शरीर से लाचार व्यक्तियों को दी जाती थी। मदद माश कभी कभी विद्वान तथा धार्मिक लोगों को भी नगद भत्ता दिया जाता था। यदि वह प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता तो उससे वजीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता? वजीफा। धार्मिक कार्य एक तरह से नगद भत्ता दिया जाता था और यदि प्रतिदिन हिसाब से दिया जाता तो उसको वजीफा देने का मूल्य था। यही इससे पहले साधारणतया भू राजस्व का उपज का छठा भाग लिया जाता था, किंतु विशेष परिस्थितियों से बढ़ाकर चौथाई भी कर दिया जाता था। तुर्कों के आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए एक नए तरह का कर सामान्य लगाया गया, जिससे तुरस्क दंड कहा जाता है। यह कर सीमा प्रांतों से वसूल किया जाता था। कौन सा? तुरुस्क दंड। तुरुस्क दंड कहाँ से जाता था? सीमा प्रांतों से। किस लिए लगाया जाता था? तुर्कों के आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए एक नए तरह का कर लगाया गया, जिसको तुरस्क कहते हैं, तुरुस्क दंड। यह सीमा प्रांतों से वसूल किया जाता था। मालगुजारी का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। मालगुजारी का सर्वोच्च अधिकारी मुगल शासन से पहले क्या कहते थे? समाहर्ता। वह सारे साम्राज्य की मालगुजारी का विवरण, बकाया लाना, लगान का लेखा जोखा, सैनिक राज की सेवा के लिए कर मुक्त भूमि का विवरण रखता था। कौन रखता था? समाहर्ता। इस्लामी भू राजस्व सिद्धांत। इस्लामी विधिवेताओं ने राज्य की कृषि भूमि को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम ऐसी भूमि जो प्रारंभिक से मुसलमानों के अधिकार में रही है अथवा बाद में राज्य द्वारा उन्हें दी गई, उसे उरी कहलाती थी। क्या कहलाते थे? उरी भूमि। साधारणतः इस भूमि को 3 श्रेणियों में भी विभक्त किया गया। उरी किसको कहते हैं? ऐसी भूमि जो प्रारंभ में मुसलमानों के अधिकार में ही रही थी अथवा बाद में राज्य द्वारा उन्हें दी गई है, उसे उरी कहते हैं। इसकी भी 3 श्रेणियाँ। प्रथम ऐसी भूमि जो प्रारंभ में मुसलमानों के अधिकार में रही, उसके बाद में राज्य द्वारा उन्हें दी गई, उसे उरी कहते हैं। साधारण यह भूमि प्रारंभ में कृषि योग्य नहीं रहती थी, मतलब जो राज्य को दी जाती थी राज्य द्वारा, वो उरी कहते थे, लेकिन ये साधारणतया कृषि योग्य नहीं थी। फिर द्वितीय है ऐसी भूमि जिस पर गैर मुसलमान खेती करते थे, उसे खरानी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरानी। क्या बोलते हैं? खरानी। ऐसी भूमि जिस पर गैर मुसलमान खेती करते थे उसको खरानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि जो ऊटी की श्रेणी में नहीं आती है, उरी की श्रेणी में नहीं आती है, वह खराजी कहलाती है। ठीक है, यह भूमि उनको दी जाती है। तीसरा, ऐसी भूमि जो किसी संधि के अंतर्गत प्राप्त हुई हो, उसे सुलही, क्या बोलते हैं? सुलही कहा जाता है। मतलब आपके कोई संधि हुई और संधि के रूप में आपको प्राप्त हुई, उसको सूरी कहते हैं। उरी भूमि का उपज का 10वां भाग कर के रूप में राज्य से प्राप्त किया जाता था। ये इस्लामी भू राजस्व सिद्धांत है। क्या है? इस्लामी भू राजस्व सिद्धांत। कौन सा भाग लेते थे कर के रूप में?
10वां भाग, पूर्व अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था। अकबर से पूर्व की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? अलाउद्दीन दिल्ली प्रथम का सुल्तान था जिसने खेती की जाने वाली भूमि की पैमाइश कराई। अलाउद्दीन किसानों की मालगुजारी उपज देने में भी प्रोत्साहित करता था। उसके पश्चात गियासुद्दीन किसानों को मालगुरु उपज देने में का प्रोत्साहन करता था। फिरोज तुगलक के काल में मालगुजारी आंशिक रूप से ली जाती थी। सिकंदर लोदी ने 41/1/2 का सिकंदरी गज प्रचलित किया, मतलब 41/1/2 है ना, गज का प्रारंभ किया जिसका नाम था सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह गज अकबर के शासनकाल के 21 वर्ष तक चलता रहा। कौन सा? सिकंदरी गज। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी ने मालगुजारी उपज देने की प्रथा जारी रखी। बाबर ने मालगुजारी से संबंधित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया। हुमायूं ने अपने शासनकाल में भू राजस्व के कुछ साधारण सुधारण किए। क्या किए? कुछ साधारण सुधार ही किए। सुल्तान सिकंदर लोदी का गज 41/1/2 सिकंदर के बराबर था। हुमायूं ने उससे बढ़ाकर 12 इस्कंदरी कर दिया। कितना कर दिया? 42 इस्कंदरी। कितना कर दिया? 42। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश कराई। उसके समय भूमि बीघों में रस्सी द्वारा नापी जाती थी। किसके द्वारा नापी जाती थी? बीघों में रस्सी के द्वारा। और उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। कितना? 1/3 भाग। मालगुजारी अनाज के रूप में या नगद देने की छूट थी। किसान को मालगुजारी के अतिरिक्त पैमाइश करने वाली को जुर्माना तथा मालगुजारी वसूल करने वालों को मसीहा लाना नामक कर देना पड़ता था। ये याद रखना, जुर्माना और मसीहा लाना। मालगुजारी अनाज के रूप में या नगद देने की छूट थी। किसान को मालगुजारी के अतिरिक्त पैमाइश करने वालों को जरिमाना, जो पैमाइश करता था ना उसको जरिमाना, तथा मालगुजारी वसूल करने वालों को महसीलाना नामक कर देना पड़ता था, जो कदाचित मालगुजारी का 21/2 से 5% था। इसके अतिरिक्त किसान को दुर्भिक्ष के लिए एक और कर देना पड़ता था, लगान, जो 21/2% था। शेरशाह ने कबूलियत तथा पट्टा की प्रथा भी चलाई। क्या? शेरशाह ने कबूलियत तथा पट्टा की प्रथा चलाई। इसके अनुसार प्रत्येक किसान से मालगुजारी का अधिकारी कबूलियत लिखवा लेता था कि हाँ तुम्हें इतना कर देना है, जिसके रैयत की भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा सरकारी लगान लिखाता था। उस पर उसके प्रमाणित हस्ताक्षर रहते थे। शेरशाह ने मालगुजारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया। किसने? मुगल में। अब पढ़ेंगे हम मुगल काल की भू राजस्व पद्धति, जो आगे अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।